नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सख्ती दिख रही है उनके बयानों में, लेकिन उसका असर हो ऐसा लग नहीं रहा। योगी आदित्यनाथ ने कई बार कानून तोड़ने वालों को हिदायत भी दी है, बावजूद इसके घटनाएं जो हैं वो कम नहीं हो रही, उन पर लगाम नहीं लग रही। खासतौर पर यूपी में जिस तरह गौरक्षा के नाम पर उत्पात मच रहा है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और आज उसी की बात होगी। ताजा मामला यूपी के अलीगढ़ का है, जहां भैंस काटने के नाम पर कुछ लोगों की पिटाई कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि लोगों ने पुलिस के सामने आरोपियों की पिटाई की और पुलिस तमाशा देखती रही। कानून को सख्ती के साथ लागू भी हम लोग करेंगे। न्यायालय के द्वारा दी गई गाइडलाइन के विरुद्ध जाकर के कार्य किसी को करने की छूट न दी जाए। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। कानून को हाथ में लेने की कोई आवश्यकता नहीं। यूपी में कानून का राज कायम करने के लिए योगी सख्त हैं। धर्म का चोला ओढ़कर गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ योगी के तेवर तीखे हैं। भगवा गमछा डालकर गुंडागर्दी करने वालों को योगी ने सीधी चेतावनी दी है। जब हम लोग स्वयं कानून का सम्मान करेंगे तो फिर कानून को सख्ती के साथ लागू भी हम लोग करेंगे। बावजूद इसके यूपी में कानून से खिलवाड़ करने वाले लोग मानने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है कुछ लोगों ने धर्म के नाम पर गुंडागर्दी का ठेका ले रखा है। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की कसम खा रखी है। यूपी के अलीगढ़ से ऐसे ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। एक बार फिर गौरक्षकों ने सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई। अलीगढ़ में कुछ लोगों ने डेयरी चलाने वाले चंद लोगों की बुरी तरह पिटाई इसलिए कर दी क्योंकि उन पर भैंस काटने का आरोप लगा था। पुलिस के सामने गौरक्षा दल के लोगों ने आरोपियों को बेरहमी से मारा। बिना किसी दलील सुने बगैर ही आरोपियों पर लात घूंसे बरसाए गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस इलाके में कुछ लोगों ने भैंस काटने की कोशिश की, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। इनका सक्रिय हो रहा था, इन्होंने कार डाली अंदर से, खून बहता देखा बच्चों ने, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे खून बह रहा है नाली में। फिर देखा तो ये भैंस को अंदर से खींच के ला रहे थे। अपने घर में कैसा है कि बुलवा का भैंस कटवा रहे थे ये लोग। ये सुबह से जो देख करके बुलाया, तुरंत पहले खुद एक्शन लिया है, फिर प्रशासन को बुलाया। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो सबसे पहले आरोपियों को डेयरी से बाहर निकालने का काम किया गया। हालांकि पुलिस की मौजूदगी के वक्त भी लोग अवैध बूचड़खाने के आरोपियों को पीटते रहे। पुलिस जैसे ही आरोपियों को डेयरी से बाहर लेकर आई, तभी बाहर खड़ी भीड़ ने भी उन पर हमला बोल दिया और पुलिस बेबस बनकर तमाशा देखती रही। ये सूचना आई कि अचलताल के पास पन्नागंज मोहल्ले में एक भैंस काटने की सूचना आई कि एक काली बघेल के घर में भैंस काटी जा रही है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसने काली के साथ जो लोग भैंस काट रहे थे उनको मौके से गिरफ्तार किया। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। योगी के बयानों का असर क्यों नहीं हो रहा? गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों पर सख्ती आखिर कब होगी? बार बार चेतावनी के बावजूद इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं रुक रही? ये सवाल इसलिए भी ज्यादा अहम हो जाते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसे लोगों को चेतावनी दे चुके हैं। कोई कानून का उल्लंघन करता है, प्रशासन से आप बताइए। कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। कानून को हाथ में लेने की कोई आवश्यकता नहीं। फिलहाल अलीगढ़ पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन सवाल कानून व्यवस्था का है, जिसे ठीक करना योगी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज नेशन। अलीगढ़ का मामला कोई पहला नहीं है जब गौरक्षा के नाम पर लोगों ने सरेआम गुंडागर्दी की। कुछ दिनों पहले ग्रेटर नोएडा में भी इसी तरह की वारदात सामने आई थी, जब लोगों ने गौ तस्करी के नाम पर यहां कुछ लोगों को घर से निकालकर पीटा था। यूपी में अवैध बूचड़खानों पर तालाबंदी की कार्रवाई क्या हुई? मानो गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को मौका मिल गया। तमाम चेतावनी के बावजूद गौरक्षा दल के लोगों की गुंडागर्दी की खबरें हर रोज आ रही हैं। ये तस्वीरें दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की हैं, जहां एक शख्स जिसने एक किसान से दुधारू गाय पालने के लिए खरीदी थी, लेकिन रास्ते में कुछ दबंगों ने उन्हें गौ तस्कर समझकर रोक लिया। भूप सिंह और उनके रिश्तेदार जबर सिंह की इन दबंगों ने इतनी बुरी तरह पिटाई की
कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उन्होंने पूछा भी नहीं था। जेवर के लोग थे जिन्होंने मारा था। कितने लोग थे? 4 लोग थे। 4 बहुत सारे हो गए थे, लेकिन मारा तो चारों से नहीं था। पानी पिला रहे थे जेवर से निकलने के बाद में। एक बिजली घर के पास में हैंडपंप पड़ता है, उस पर गऊ को पानी पिला रहे थे, तो उन्होंने पंडितों ने इनको पकड़ लिया। 4-5 लोग थे, तो इनको खूब तबीयत से मार मूर के जब ये पुलिस थाने ले गए थे, वही 4-5 लोग हैं। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों जख्मी किसान खतरे से बाहर हैं। उधर खुद को गोरक्षक बताकर किसानों से मारपीट करने के मामले में जेवर पुलिस ने 4 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जबकि कुल आरोपियों की तादाद 10 बताई जा रही है। तो जांच करी गई, पाया गया वो दुधारू गाय थी। उन्होंने खरीदी थी, वो दूध के उद्देश्य से ही लेके जा रहे थे। क्योंकि उन लोगों के साथ बदतमीजी हुई थी, मारपीट हुई थी, तो जो वैधानिक कार्रवाई थी उसके अनुसार उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गोरक्षा के नाम पर यूपी में कुछ लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार ये कह रहे हैं कि किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिन लोगों की आदतें सुधरी नहीं हैं, उनको सुधारने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में भी व्यापक फेरबदल करने की तैयारी के साथ साथ और भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, लेकिन कानून को हाथ पर लेकर के खिलवाड़ करने की इजाजत भी किसी को नहीं होगी। इन सारे विवादों के बीच स्लॉटर हाउस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार पुराने लाइसेंस का रिन्यू करे, साथ ही नए लाइसेंस भी जारी किए जाएं। कोर्ट ने 17 जुलाई तक सरकार और संबंधित विभागों से इस बाबत जवाब दाखिल करने को कहा है। टीम न्यूज़ नेशन। कुछ दिनों पहले यूपी के बुलंदशहर में भी कुछ लोगों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी थी। मामला लव जिहाद का बताया जा रहा है। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि इस वारदात के पीछे हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का हाथ है। हालांकि युवा वाहिनी के इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। घटना के बाद दहशत का माहौल है। पीड़ित परिवार अब गांव से पलायन की बात कर रहा है। बुलंदशहर में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप। 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में कानून व्यवस्था का राज कायम करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि यूपी में गुंडों और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। सीएम योगी ने गर्जना की है कि या तो कानून के मुताबिक चलो या यूपी छोड़ दो। लेकिन यूपी में कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ कायम करने के योगी सरकार के प्रतिबद्ध प्रयासों के बीच एक बार फिर ऐसी घटना सामने आई है जिसमें हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर हत्या जैसा संगीन इल्जाम लगा है। आरोप है कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने बुलंदशहर में एक बुजुर्ग शख्स को पीट कर मार डाला। ये उसी शख्स का परिवार है। रोते बिलखते इन परिजनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। घटना बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के सोही गांव की है, जहां इस घर के मुखिया गुलाम अहमद को दिन दहाड़े पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। परिवार वालों का आरोप है कि इस घटना को हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया है। उनका इल्जाम है कि गुलाम अहमद को कुछ लोगों ने उसके घर से उठाया और फिर गांव के ही बाग में दिन दहाड़े सरेराह पीट कर मौत के घाट उतार दिया। कल ऐसे हो बाग में गई सुबह यहाँ से, तो बाग में 5-6 मोटरसाइकिल आई, उन्हें पकड़ के ले गई, बैठा के उन्हें और पल्लंग 9 साल की बराबर पर उनको कत्ल करके उन्हें डाल गए। उन्होंने कौन लोग थे जिन्होंने हत्या की? वो थे वे पीले कपड़ा पहने के भाई बहनी होते हैं, कौन से होते हैं, वो थे। दरअसल ये पूरा मामला एक लड़के और लड़की की प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक 27 अप्रैल को गांव की एक लड़की दूसरे समुदाय के लड़के के साथ घर से चली गई थी। बताया जाता है कि उसके बाद हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता इस मामले में कूद पड़े। बताया जाता है कि गुलाम अहमद उस लड़के का रिश्तेदार है, इसलिए आरोप है कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने इसे निशाना बनाया। गुलाम के परिवार वालों का आरोप है कि उन्हें गांव छोड़ने की भी धमकी दी गई है, जिससे वो खौफजदा हैं। हालांकि हादसे के बाद से गांव में कड़ा पहरा है। डीएम ने भी खुद पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया है। वहीं पुलिस अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि अभी भी हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्त से बाहर है। और इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ था गवेंद्र और 5-6 अज्ञात के विरुद्ध। उस संबंध में जो गवेंद्र है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और इसके अलावा और लोग इसमें शामिल हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
हालांकि हिंदू युवा वाहिनी इस पूरे मामले में अपना हाथ होने से इनकार कर रही है। हिंदू युवा वाहिनी का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। इस बीच बुलंदशहर के शिकारपुर से बीजेपी के विधायक का बेतुका बयान सामने आया है। बीजेपी एमएलए अनिल शर्मा ने तो इसे हत्या मानने से इनकार कर दिया और कहा कि गुलाम अहमद की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। हिंदू वाहिनी के लोगों ने कोई हत्या नहीं करी और वो हार्ट उनका कमजोर था, दिल के दौरे कारण उनकी डेथ। सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौती है कि वो ऐसे तत्वों पर नकेल कसें जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं और सरेआम कानून को हाथ में लेते हैं। बुलंदशहर से नदीम खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। योगी आदित्यनाथ की राह में इतने बस कांटे भर नहीं, गोरक्षक ही नहीं बल्कि यूपी में लगातार क्राइम रेट अचानक बढ़ता दिख रहा है। एक तरफ सहारनपुर हिंसा की आग में जल रहा है तो दूसरी ओर रोज क्राइम की नई वारदात देखने को मिल रही है। योगी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कानून के राज को कायम करने की। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही सूबे की कमान संभालने के बाद कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हों, लेकिन सूबे में हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे। सहारनपुर में दो समुदायों के बीच झगड़े का मामला सामने आया। झगड़े में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 16 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस झगड़े के बीच कई आशियानों को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि जल्द ही हालात पर काबू पा लिया गया। लखनऊ के पारा के राजाजीपुरम स्थित राम विहार कॉलोनी में पिछले दिनों दिन दहाड़े रिटायर्ड सूबेदार की 2 बेटियों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गुरुवार शाम को भी पारा इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े टेंट व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। एक महिला को लिफ्ट देने के बहाने 8 लोगों ने पति के सामने ही गैंगरेप किया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद सभी लोग मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी पीड़िता ने खुद जालौन कोतवाली में दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। कोतवाली अकबरपुर के लोरपुर गांव में एक युवक की मौत के बाद इलाके में तनाव फैल गया। घटना कुछ दिनों पहले की है, जब छेड़खानी का विरोध करने पर दूसरे समुदाय के कुछ लड़कों ने एक युवक की पिटाई कर दी, जिसमें युवक को गंभीर चोट आई। कुछ ऐसा ही हाल गोरखपुर में भी है, जबकि गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का घर कहा जाता है, लेकिन यहाँ भी अपराध बेलगाम है। गुरुवार को दीवान बाजार में तेल व्यापारी चंद्र प्रकाश को बदमाशों ने गोली मार दी और लाखों रुपए लूट लिए। ताजनगरी आगरा में भी बदमाशों का आतंक है। यहाँ सिकंदरा थाना इलाके में रिचार्ज कूपन में 20 रुपए न मिलने से नाराज युवक ने दुकानदार को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मेरठ में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा। इल्जाम है कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता एक घर में जबरन घुस गए, जहां एक प्रेमी जोड़ा मौजूद था। हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं पर प्रेमी जोड़े की पिटाई करने और इसके लिए उन्हें थाने पहुंचाने का आरोप लगा। जाहिर है योगी की राह इतनी आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था को काबू में रखने की है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो हत्या, रेप और 2 समुदायों के बीच हिंसक संघर्ष की खबरें सामने आ चुकी हैं। खुद लखनऊ भी इससे अछूता नहीं रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी में योगी कानून का राज कायम कैसे करेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। और अब ईवीएम पर छिड़ी तकरार की बात करते हैं। 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, उसी के बाद ईवीएम को लेकर सवालों का चक्रव्यूह तैयार किया जाने लगा। आम आदमी पार्टी और कुछ दलों ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए, लेकिन ईवीएम मुद्दे पर विपक्ष एकजुट नहीं दिख रहा। एक और आम आदमी पार्टी ने ईवीएम में छेड़छाड़ कर दिखाने की बात कही है, खुली चेतावनी दी है। वहीं ज्यादातर विपक्षी पार्टियां ईवीएम के साथ पेपर बैकअप मशीन लगाने पर जोर दे रही हैं। चुनावों में हार जीत का सिलसिला यूं तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार के चुनावों में मिली हार कई राजनीतिक दलों को पच नहीं रही। खासतौर पर आम आदमी पार्टी, जो पंजाब, गोवा और दिल्ली एमसीडी में मिली हार के सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही। आम आदमी पार्टी ने अपनी हार का ठीकरा ईवीएम मशीनों पर न केवल फोड़ने की कोशिश की, बल्कि चुनाव आयोग के खिलाफ भी उसने आर पार की जंग छेड़ दी। ईवीएम पर कई पार्टियों ने शंका जाहिर की, लिहाजा चुनाव आयोग ने भी इस चैलेंज को स्वीकार किया। चुनाव आयोग ने ईवीएम के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें पार्टियों को ईवीएम की खूबियां बताने की कोशिश की गई।
साथ ही ये भी दावा किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में किसी भी तरह की छेड़छाड़ असंभव है। चुनाव आयोग की इस बैठक में 35 पार्टियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में कई राजनीतिक दलों ने ईवीएम के टेम्परिंग के मुद्दे को उठाया, जिस पर चुनाव आयोग ने ईवीएम को हैक करने की चुनौती दी। चुनाव आयोग ने कहा कि जो भी पार्टी ईवीएम हैक करने का दावा करती है, उसे चुनाव आयोग ईवीएम हैक करने का अलग से वक्त देगा। इस बैठक में यह तय किया गया कि अगले सभी चुनावों में वीवीपैट मशीनें लगाई जाएंगी। Parties to demonstrate that EVMs used in the recently concluded assembly elections were tampered, or that EVMs can be tampered even under the laid down technical and administrative safeguards. वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों का वार पलटवार जारी रहा। आम आदमी पार्टी अब भी अपने दावों पर टिकी है। दूसरी तरफ बीजेपी ईवीएम को हैक करने के दावे को गलत करार दे रही है। चैलेंज में या तो आप जिन राज्यों के चुनाव हुए हैं, जिनके लिए आप चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, उनकी मशीन हमें दे दीजिए, हम उसको हैक करके आपके सामने दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कि ये भी टेम्पर हो सकती है। जो राजनीतिक दल भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं, उनको ये चैलेंज दिया कि वो आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन तारीख तय करने वाला है। जो भ्रम वो फैला रहे हैं उसको वो स्पष्टीकरण दे। वैसे जिन्होंने भी झूठ की मशीन पिछले दिनों दिखाई है, वो किसी भी प्रकार की सच्चाई को बताने में विफल रहे। जाहिर है ईवीएम पर मचा बवाल अब भी थमता नजर नहीं आ रहा। खासतौर पर आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग के सामने आम आदमी पार्टी असली ईवीएम को हैक कैसे कर पाती है। ईवीएम में छेड़छाड़ के मसले पर बुलाए गए इस बैठक में आयोग का फोकस वीवीपैट मशीन था। प्रेजेंटेशन के माध्यम से आयोग ने सियासी दलों को समझाया कि मतदान की प्रक्रिया क्या है और शिकायत दर्ज कैसे कराया जाए। बहुत सारे दलों ने वीवीपैट मशीन का समर्थन किया तो बहुतों ने विरोध। ऐसे में देखना है कि बैलेट पेपर, ईवीएम और वीवीपैट मशीन में से कौन सियासी जंग को जीतता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित्रो घोष के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो आम आदमी पार्टी ईवीएम हैक करने का चैलेंज दे रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक रहे कपिल आज आंसू बहाते नजर आए और मां केजरीवाल को चिट्ठी लिख रही हैं। कपिल की जंग में अब उनकी मां भी कूद पड़ी हैं। अनशन के बीच इमोशनल दाव चलते हुए कपिल की मां ने केजरीवाल को सीधे टारगेट पर ले लिया। जंग को आगे बढ़ाते हुए अन्नपूर्णा मिश्रा ने कपिल का बचाव किया और कहा कि वो केवल सच के एजेंट हैं, बीजेपी के नहीं। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को घेरने के लिए अनशन का दांव चला, तो अब कपिल की मां ने इमोशनल सवालों के साथ केजरीवाल को घेरने की कोशिश की। भूख हड़ताल के तीसरे दिन कपिल मिश्रा की मां ने मोर्चा संभाला और एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखकर केजरीवाल को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। ये पहला और आखिरी पत्र लिख रही हूँ तुम्हें। मेरा बेटा तुम्हारे से सवाल पूछेगा और तुम सवालों से बचोगे, ऐसा कभी नहीं सोचा था। आज मेरे बेटे पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगा रहे हो। सोशल मीडिया में झूठी तस्वीरें तुम्हारे साथी फैला रहे हैं। एक माँ होने के नाते बस इतना कहना चाहती हूँ कि छोटी सी जानकारी इसने मांगी है, वो दे दो। मैं किसी का एजेंट नहीं, केवल वह सत्य का एजेंट है। ये झूठ तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। भगवान से डरना सीखो अरविंद। इससे पहले कपिल भी केजरीवाल को लेटर लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों का जिक्र किया था। कपिल मिश्रा अनशन पर बैठे हैं और तीसरे दिन भी केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं की हवाई यात्राओं की डिटेल सार्वजनिक करने की मांग को लेकर अनशन किया है और वो कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। रविवार को वो कई और खुलासे करने की भी बात कह रहे हैं। दिल्ली से दीपक रावत और मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात आतंक की। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने पाकिस्तानी आतंकियों की एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है। अमेरिका की इस खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर ने साफ कहा है कि पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन हिंदुस्तान में दहशतगर्दों की आग भड़काना चाहते हैं। भारत की सुरक्षा के लिहाज से इसे एक बड़ा खतरा बताया। भारत में दहशतगर्दी की आग भड़काना चाहता है पाकिस्तान। कश्मीर के नौजवानों को आतंकवाद का मोहरा बनाना चाहता है पाकिस्तान। कभी पत्थर तो कभी बम बारूद से हिंसा की ज्वाला भड़काना चाहता है पाकिस्तान। पत्थर फेंकने वाले हाथ भले ही कश्मीर घाटी के युवकों के हों, लेकिन इसके पीछे शातिर दिमाग पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों का ही है।
और पाकिस्तान में बैठे आतंकवाद के आगाओं की नजर सिर्फ कश्मीर पर ही नहीं है, वो पूरे भारत में एक बार फिर बड़े हमले को अंजाम देने की साजिश में जुटे हुए हैं। और ये चेतावनी इस बार 7 समंदर पार से आई है। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने बिना लाग लपेट के साफ शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तान का इरादा ठीक नहीं है। पाकिस्तान के दहशतगर्द फिर से भारत को निशाना बनाना चाहते हैं। इस अलर्ट की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर डेनियल कोट्स ने अमेरिका की सीनेट की सिलेक्ट कमेटी के सामने ये बात कही। ट्रंप सरकार ने दो टूक शब्दों में कहा कि नवाज शरीफ सरकार अपनी सरजमी पर सक्रिय उन आतंकवादी संगठनों पर नकेल कसने में पूरी तरह से नाकाम रही है जो भारत में दहशतगर्द वारदातों को अंजाम देते रहे हैं, और इस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते खराब होते रहे हैं। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर डेनियल कोट्स ने कहा, इस बात की आशंका है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन इस इलाके में अमेरिकी हितों के लिए खतरा पैदा करेंगे और ये आतंकवादी भारत और अफगानिस्तान में आतंकवादी हमलों को अंजाम देंगे। ये बहुत ही गंभीर स्टेटमेंट है और ये गंभीर स्टेटमेंट सिर्फ हमारे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की अपनी पीस एंड स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए भी है। और ये संकेत है पाकिस्तान के हुक्मरान, जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा संकेत है, गंभीर स्टेटमेंट है, ताकि वो अपने जो भी स्टेप्स टेररिस्ट ग्रुप के अगेंस्ट में लेने हैं, जो भी एक्शन लेना है, उसको वो लें। अमेरिका की एक बड़ी खुफिया एजेंसी के प्रमुख की ये बातें हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी की तरह हैं, क्योंकि इसमें साफ कहा गया है कि पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन भारत में आतंकवादी हमले करने की प्लानिंग कर रहे हैं। डेनियल कोट्स ने इससे आगे जो कहा वो बहुत अहम है, जरा गौर से सुनिएगा। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव को कम करना और दोनों देशों के बीच साल 2017 में औपचारिक स्तर पर बातचीत शुरू करना इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान की तरफ से होने वाले सीमा पार आतंकी हमलों पर अंकुश लगाया जाता है या नहीं। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान पठानकोट हमले की जांच को तेज करे। मुझे लगता है कि एक बड़ा स्टेटमेंट आया है उनका, और ये पाकिस्तान के लिए और पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए, शांति के लिए एक बहुत ही एक गंभीर सवाल उठाता है, और इसके ऊपर उन्हें बहुत ही गंभीरता से मनन करना चाहिए। अमेरिका की ये चेतावनी इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में कश्मीर घाटी में इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या के पीछे पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ होने की बात सामने आई है। आर्मी ऑफिसर की हत्या के आरोपियों की तस्वीर वाले पोस्टर भी जारी किए गए हैं। आशंका है कि आने वाले समय में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन भारतीय सेना और दूसरे सुरक्षा बलों को टारगेट कर और खतरनाक हमले कर सकते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। ट्रंप सरकार ने कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद के लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी पाबंदी का मकसद इन आतंकी संगठनों की फंडिंग को रोकना है। लश्कर-ए-जमात और इससे जुड़े जो संगठन चैरिटी की आड़ में आतंकी गतिविधियों को चलाते हैं, उनकी फंडिंग पर भी अमेरिका प्रतिबंध का असर पड़ेगा। अमेरिका ने इस बात की आशंका भी जताई है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का जखीरा सुरक्षित नहीं है। पूरी दुनिया इस बात से चिंतित है कि ये हथियार पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों के हाथों में पड़ सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये सारी दुनिया और खास तौर पर भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। न्यूज़ नेशन।